अब ऐसे इफ्तिखार साहब, लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। आप अगर आपका ख्याल है कि हम ब्रेक में को कम गुफ्तगू कर रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा आधे से ज़्यादा तज्जिया तो इफ्तिखार साहब का निकल गया वो ब्रेक में हो रहा था। इफ्तिखार साहब, नेचर एक हमने देखी, एक बड़ी डिफरेंट ब्रीड के सियासतदान है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कुछ बड़ी देखिए 2-3 हफ्ते तक पहले तक तो वो इसी ट्रूथ सोशल के ऊपर गालियाँ निकाल रहे थे ईरानी क़यादत को, ईरानियंस को। बट हाउ डू यू रेट हिम लाइक नाउ दैट वी आर हेयर? उनकी जो अब स्टेटमेंट्स हैं उन पे एतमाद किया जा सकता है जिस तरह से वो एकदम बदलते मेरा हैं? ख्याल है कि अमेरिका के अंदर जो दबाव बढ़ रहा है वो भी वन ऑफ द रीज़न एक, और दूसरा इतना गैर जिम्मेदार रवैया जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर का नहीं होना चाहिए। ये हमें फैसला नहीं करना, ये अमेरिकन्स को भी सोचना चाहिए कि उनके हाथ में मोबाइल है, जब वो चाहते हैं वो ट्वीट कर देते हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं ईरान की जो तहजीब है इसी को ख़त्म कर दूंगा, फिर कभी कहते हैं ये तो मामले 2 दिन का 4 दिन का मामला है, ये तो मसला ही कोई नहीं है, फिर कहते हैं हम बात ही नहीं करते हैं, फिर तमाम जो वादे करते हैं उनसे मुकर जाते हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब आज मैं बिल्कुल तैयार हूँ, वो तो डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल तैयार है, जेडी वैंस जा रहा है, बस कुछ घंटों में पाकिस्तान पहुँचने वाला है, रात गए दस्तखत हो जाएंगे। समझ नहीं आ रही 2 घंटे पहले की बात में मैं यकीन करूँ दुनिया के इतने ताकतवर मुल्क के सदर की, या इस बात पर यकीन करूँ हम ईरान में सही डील कर रहे हैं। अब हम ईरान में सही डील कर रहे हैं से मुराद क्या है, और आज क्यों कर रहे हैं? इतनी तबाही के बाद, इतना अपने आप को नुकसान के बाद, और ये मनी वक्त बताएगा कि खुद अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है। उसकी जो तैयारे थे, जो उसके मिसाइल थे, जो उसकी ये जो डिफेंस में जो उसको नुकसान उठाना पड़ा है, वक्त साबित करेगा उसको कितना नुकसान हुआ। एक ठीक। दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो मैं ईरानी क़यादत से मिलूंगा। अब ये दोनों चीज़ों में कंट्रडिक्शन खुद ही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि रात को बिल्कुल साइन होने वाले हैं, डी वैंस साहब को जहाज उड़ पड़ा है, फिर एक फिक्र ऐसा कहते हैं कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात होगा, फिर शक क्रिएट करते हैं। बहुत खौफनाक रवैया है। एक बात को ख्याल रखा जाए कि चीन और ईरान के जो मफादात हैं वो बहुत गहरे हैं। चीन बहुत बड़ा सप्लायर है ईरान को असलहे के मामले में, चीन तेल उनसे लेता है। इस खिते में इतना बड़ा खला नहीं पैदा हो सकता कि जो एक तरफा हो। लेकिन एक सवाल मैं आप सब दोस्तों से करूँगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के दानिशवरों से, क्या ये जंग जो हो रही है हमारा तल्लुक़ सिर्फ अमेरिका से ही है? व्हाट इज़ द गारंटी फ्रॉम इजराइल? मुझे भी तो गारंटी चाहिए ना इजराइल से। ठीक। क्योंकि मेरा तो पॉलिसी ड्रेसिंग ये है कि मैं तो इजराइल को तस्लीम ही नहीं करता। ठीक। मुझे ये सारे जो लोग हैं ये क्या गारंटी देते हैं कि इजराइल कोई साजिश नहीं करेगा मेरे किसी दुश्मन के साथ मिलके, मेरे किसी बॉर्डर के ऊपर बैठ के? क्योंकि हम कहते हैं कि पहलगामा में इजरायली मौजूद थे उस वाक़े से पहले, ये कहा गया, ये रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये एक बताइएगा चीमा साहब कि ये इजराइल वाला जो एलिमेंट है, ऑब्वियसली इसकी अहमियत है, हम अमेरिका सेंट्रिक के गुफ्तगू या उसके ऊपर एक तज्जिया करते हैं, बट डू वी वांट अ गारंटी, या ईरान को भी एक गारंटी तो चाहिए होगी कि उनके खिलाफ कोई हॉस्टिलिटी नहीं होगी, बट जो हॉस्टिलिटी ओवरऑल इजराइल की एज अ स्टेट है टुवर्ड्स ईरान, आपको लगता है वो कंटेन्ड रहेगी इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुनीब साहब और इफ्तिखार साहब, पहली बात तो ये है कि जब से ये सीज़ फायर हुआ है तो ज़ाहिर बात है इजराइल भी उसको जैसे वो कह रहे हैं ना, दे आर अबाइडिंग बाय द सीज़ फायर। एक बात तो ये है, उन्होंने भी ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं किया। वो लेबनान में जो करते रहे वो एक सेपरेट केस था जिसको बार बार अमेरिका ने कहा, लेकिन इजराइल के ऊपर आपको पता है सबसे बड़ा स्पॉइलर है, और अभी भी जो नेतन्याहू है उसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, केसेस इस पिछले मंडे से लगे हुए थे, और वो भी है कि जैसे ही एमरजेंसी सिचुएशन इजराइल में ख़त्म होगी उसके ऊपर केसेस जो हैं वो लगेंगे, और वो कुछ कोर्ट्स में आए भी हैं, और अभी वो जाके रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इसको पोस्टपोन करें। तो वो जंग को इसलिए भी जारी रखता है कि उसको फ़ायदा, पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो मिलता है।
दूसरी तरफ से हमें पता है वो स्पॉइलर हैं, उसका किरदार स्पॉइलर के अभी भी 4 दिन 6 दिन पहले सीज़ फायर से वो यही कह रहा था जंग जारी रखो, इसको बहुत फ़ायदा हो रहा है हमें, हम ईरान को बहुत कमज़ोर कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका के देखिए अपने भी इंटरेस्ट हैं, ये इसमें समझने की ज़रूरत है और आज वक़्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इज़राइल की बहुत ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका में ख़त्म हो गई है। अभी कल प्यू पोल परसों एक आया हुआ था जिसमें वो था कि जो व्हाइट इवेंजिकल्स हैं और विद इन जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि इज़राइल जो है वो उसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेट्स की के अंदर इज़राइल की सपोर्ट जो है वो माइनस में चली गई है। तो लगता ये है कि ऐसे नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी कॉस्ट इज़राइल को पे नहीं करनी पड़ रही, लेकिन ज़ाहिर बात है हम इस सेंस में देख रहे हैं कि इज़राइल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखता है। देखें अभी अगले दिन डेमोक्रेट्स ने अमेरिका के अंदर एक बिल में मुखालफत की जिसमें 47 में से 40 अमेरिकन जो डेमोक्रेट सेनेटर्स थे उन्होंने कहा कि इज़राइल को बुलडोजर्स नहीं भेजने चाहिए क्योंकि वो लेबनान के अंदर जो है वो कर रहा था, गिरा रहा था। और आप इमेजिन करें उसकी बदमाशी का ये आलम है कि वो कंपनीज उन्होंने हायर की हुई हैं कि अगर आप इतने घर गिराएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ से बहुत सारे जो डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं वो समझते हैं हमें बिल्कुल पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, असला देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके खिलाफ बाकायदा लेजिस्लेशन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पब्लिक के अंदर सेंटिमेंट्स हैं, इवन के रिपब्लिकन्स के अंदर जैसे मैंने कहा है कि सेंटिमेंट्स आए हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है क्योंकि अमेरिका के अंदर ये बात की जा रही है कि अमेरिका के अंदर इज़राइल की जो सपोर्ट है वो ये नहीं है कि उसको अमेरिका का असला या इंटेलिजेंस मिल रही है। अमेरिका के अंदर इज़राइल की सपोर्ट थी कि उसको बाय पार्टीजन सपोर्ट डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन से शुरू से मिलती आ रही है जो ख़त्म हो रही है या बहुत हद तक कमज़ोर हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। जैसे अभी देखें स्पेन के अंदर कल जो है वो एक मीटिंग थी जिसमें स्पेनिश और ब्राज़ीलियन लीडरशिप और बहुत सारी लीडरशिप दुनिया की आई हुई थी और इसके हवाले से बात हो रही थी इज़राइल के किरदार के हवाले से और जो लिबरल वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के किरदार के हवाले से कि वो इज़राइल को रोकने के लिए क्या कर रही है। तो मुझे लगता है कि लार्जर बहस कहीं न कहीं वेस्ट के अंदर भी हो रही है, अमेरिका के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि हो रही है, लेकिन इज़राइल का बिहेवियर इस तरह का है कि उसको कोई ज़ाहिर बात है रोक ही नहीं सकता। अमेरिकन्स रोकते नहीं हैं, यूरोपियंस खामोश हैं, मिडल ईस्टर्न ममालिक की कैपेसिटी कोई नहीं है, हमारा ज़ाहिर बात है वहाँ पे उस तरह के इंटरेस्ट नहीं है, तो कौन रोकेगा उसको? आप देखें उसने सीरिया में क्या किया है, लैंड कैप्चर कर लिया है। फिर आप देखें कि उन्होंने लेबनान के अंदर क्या किया है, बाकी मुल्कों के अंदर वो क्या कर रहे हैं, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इंटरनेशनल लॉ वैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि जिसमें एक ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन के अंदर हो और जो वो कह सकती हो अमेरिका को कि आप क्या कर रहे हैं। गो के इस बात को तो सारे मानते हैं कि यूएन भी कमज़ोर है, यूएन चार्टर की भी वैल्यू कोई नहीं रह गई, इंटरनेशनल लॉ इसकी भी वैल्यू कोई नहीं रह गई, लेकिन कोई राइट। एक्टिव स्टेप लेने को तैयार नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इज़राइल की जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, लेकिन उसके ऊपर एतबार भी नहीं किया जा सकता और मेरा ख़्याल है इस जो एग्रीमेंट हो रहा है इसमें गारंटीज़ ज़रूर हैं, और वो गारंटीज़ होंगी कि ईरान के ऊपर हमला ना हो। अदरवाइज़ तो कोई मेरा ख़्याल है तुक नहीं बनता कि अगर गारंटीज़ भी नहीं मिलती तो ईरान बहुत कुछ अपना क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि अगर वो यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर कोई मोरेटोरियम लगा रहा है और गारंटी भी ना हो जंग के आइंदा उसके ऊपर हमला नहीं होगा।